Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and I hope all of you are doing fine. ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, अब रिजल्ट के बाद से जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ और उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट देनी है, उनको भी हो रहा है। और जिन्होंने अपने जानने वालों का देखा है कि कितनी मेहनत की थी, या जिन लोगों को वो देख रहे हैं कि मेहनत के बावजूद नहीं हो रहा, उनको भी डर लग रहा है कि शुड वी गो फॉर दिस और नॉट। तो मैं हमेशा से आपको एक बात कहती थी कि जिस चीज़ को दिल कर रहा है वो कर लो, लेकिन अब मैं ये कहना शुरू की सोच लो और सोच के करो कि आप उसका गम सह पाओगे या नहीं। बिकॉज़ कुछ लोग इतने रेज़िलिएंट नहीं होते, उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। आई हैव सीन दिस कि थोड़ी-सी भी नाकामी मिलने के बाद वो कोप अप नहीं कर सकते। तो आप अपना देख लो कि आप इतना बड़ा गम सह सकते हो या नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटिमिडेट यू, या मैं डरा नहीं रही, या मैं आपका हौसला नहीं ख़त्म कर रही। लेकिन एक रियलिटी आपको बता रही हूँ कि अगर तो धड़ल्ले से जाना है ना, फिर जाओ। मतलब वो जैसे शेर है ना, जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो आई मुझे ये शेर बहुत पसंद है। तो इस शान से जाओ अगर जाना है तो। और अगर लगता है ना कि मेरे मेंटल मतलब मैं मेंटली अफेक्टेड हूँगा इस चीज़ से, और होते हैं, मुझे लगता था कि आई एम वेरी रेजिलिएंट, मैं शॉक एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, स्पेशली आफ्टर अब्दुल्ला। मुझे लगता था मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। लेकिन ऑल्दो कि मेरा पर्सपेक्टिव बहुत लोगों से डिफरेंट है सीएसएस को लेके, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा शदीद किस्म का एक झटका लगा। तो जिस बंदे का ओढ़ना बिछोना ही सीएसएस का ड्रीम हो, उसके पास कोई अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ही ना हो, तो उसके लिए फिर वाक़ई एक ये बात है, ये फ़ियर इंड्यूस करेगी ये चीज़। लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, आपको लगता है कि यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप एक स्किलफुल इंसान हो, नहीं होता सीएसएस तो जाए जो मर्ज़ी करे, जो जिन मर्ज़ी लोगों को वो सिलेक्ट करे। मुझे खो के तो अपना नुकसान ही करेगा ना, इट्स देयर लॉस। तो मैं अपना कुछ भी कर लूँगा और मैं बहुत अच्छा करूँगा। इस सोच के साथ जाएँ, और जिनका नहीं भी क्वालीफाई हुआ ना, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये आपके इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम था ही नहीं। पाकिस्तान में जो पेपर्स होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं, बेसिकली वो एक रैट रेस लगी हुई है, कॉम्पिटिशन है अंधाधुंध। उसके अंदर आपकी सारी एबिलिटीज़ की जाँच कभी भी नहीं हो सकती। इवन इंटरव्यूज़ में वो आपको जान ही नहीं सकते कि आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं या नहीं हैं। क्योंकि आधे घंटे में कोई किसी को क्या जान सकता है। बस वही बात। तो आपने जो है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। डर के पेपर दिया तो फिर क्या दिया ना, क्योंकि सारी ज़िंदगी डर-डर के ही फिर इंसान गुज़ारता है। जॉब में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आपको डर लगता है तो फिर आप डरते रहोगे। और अगर आप कहते हैं ना ठीक है, देख लेंगे, तो ऑब्वियसली शॉक्स तो तब भी लगने ही हैं। ज़िंदगी टफ़ है। आई वाज़ लाइक थिंकिंग अबाउट दिस फिलॉसफी ऑफ लाइफ़। तो ना मुझे अब मतलब यही समझ आती है कि ये ज़िंदगी ना आराम के लिए अल्लाह ने बनाई नहीं थी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, तो इट वाज़ नॉट समथिंग कि वो उसको बहुत कंफर्टेबल बना के उसमें हमेशा रहेंगे। इट वाज़ एन एग्ज़ाम, ये एक आज़माइश थी उनकी। और ये हमारे लिए भी, क्योंकि हम उनकी औलाद हैं, हमारे लिए भी आज़माइश है। हम जितना चाहे इसको कंफर्टेबल बना लें, हम इसको जन्नत नहीं बना सकते। जितना भी चाह लें, जितना भी हम ख़्वाहिश कर लें, तो फ़ियर्स भी आएँगे, मुश्किलात भी आएँगी, ऐसी सैड मोमेंट्स भी आएँगी लाइफ़ में, जिनसे अभी बहुत सारे लोग गुज़र रहे हैं। बट लेट मी टेल यू कि इसमें ना अच्छा फेलियर आपको क्या देता है, बिकॉज़ सक्सेस तो जिनको मिली है, उनको और चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है? जिनको फेलियर मिलता है ना, उनको मैं बताती हूँ कि आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। सीएसएस करने का मैं आपको ये फ़ायदा बता रही हूँ। आप एक तो इंटेलेक्चुअली अपने आस-पास के लोगों से एक ज़रा हाई लेवल पे चले जाते हो। चाहे किताबें पढ़ के, रट्टे लगा के, या जो भी आपने इंटेलेक्चुअली, मैं ये सीएसएस के सिलेबस को नहीं कह रही। अभी मैंने जेंडर स्टडीज़ पे भी एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने बताया क्या-क्या कचरा होता है चीज़ों में। लेकिन मतलब ओवरऑल सिलेबस में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। आपको पाकिस्तान और ज्योग्राफ़ी और ये चीज़ें जब आप इनसे फ़ैमिलियर हो जाते हो, तो आप अपने आस-पास के लोगों से, अपने कोलीग से, अपने क्लासमेट से, अपने एज फेलोज़ से एक हायर लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुँच जाते हो। आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ों की हो जाती है। दूसरी बात ये कि आप सेक्लूज़न में साल 2 साल गुज़ारते हो।
जब आप ये साल 2 साल अकेले तन्हाई में सिर्फ़ पढ़ना होता है, सिर्फ़ सोचना होता है, सिर्फ़ लिखना होता है, ये काम करते हो, आप मुआशरे की बहुत सारी बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से बच जाते हो। आपको अंदाज़ा हो जाता है, इवन इफ यू आर नॉट अ रिलिजियस पर्सन, इवन यू इफ यू आर नॉट अ वेरी एथिकल पर्सन, आप बहुत सारी बुराइयों से बचते हो। आप मोबाइल पे उल्टा-सीधी चीज़ें नहीं खोल के देखते, बिकॉज़ आपका टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। और ये चीज़ आपकी सोच को ज़रा एक डायरेक्शन दे देती है अच्छाई की तरफ, कि कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में। सिर्फ़ शायद अगर दुनिया की दौलत कमाने के लिए या ओहदा कमाने के लिए आप कर रहे होते हो, आप एक जगह आप फ़ोकस करना सीख लेते हो। फ़ोकस इज़ द मेन थिंग, ये आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। तीसरी चीज़ आपको क्या मिलती है, एक आपके अंदर ना अम, ठहराव आ जाता है, और स्पेशली ये ठहराव आपका फेलियर के बाद आता है। बिलीव मी, जब आप पास हो जाते हो, आप फेल नहीं होते, आप क्वालिफाई करते हैं ना, आपके आसपास ना हर तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, आपको मुबारकबादें दे रहे होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पे तारीफ करते हैं, और मुंह पे तारीफ करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा बुरा होता है। तो आप मतलब नोट करोगे कितने लोग खुशामदें कर रहे होते हैं। आप जो स्टडी ग्रुप्स भी आप जॉइन करोगे, तो टीचर्स की बच्चे मुँह पे तारीफ़ कर रहे होते हैं, यू आर सो एंड सो, और वो खुश भी हो रहे होते हैं कि हाँ, हमारी, और वो स्टेटस भी लगाएँगे उस चीज़ की कि बच्चे ने मेरी बहुत तारीफ़ की है। मतलब आई एम नॉट exempting माई सेल्फ फ्रॉम दिस। बहुत दफ़ा आपको इंसान जो है ना वो हो रहा होता है, मुझे भी कई दफ़ा होता है इस चीज़ से कि हाँ, भाई मेरी तारीफ़ की है। लेकिन वो चीज़ आपको मतलब जो है ना, मैं क्या उसके लिए वर्ड यूज़ करूँ, आपको एरोगेंट बना देती है। आपको ये लगता है कि आप सारा कुछ हो, और यही चीज़ आपको लेके जाती है, जो आपको फिर ज़िंदगी में बददिमाग और बदतमीज़ लोग मिलते हैं ना, जो आला ओहदों पे होते हैं, वो उनकी बेस यहीं से स्टार्ट हुई थी कि उनको वो लोग मिले ही नहीं जिन्होंने पकड़ के कहा देखो ये गलत काम ना करना, वरना मतलब आई विल नेवर एप्रिशिएट यू, या ये देखो ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो। उसको रोकने टोकने वाले लोग कम मिले, जो और तारीफ़ें करने वाले इतने मिल गए कि जब कोई रोकने टोकने वाला आया तो उसने कहा हाँ, तुमने मेरी ईगो हर्ट किया, तो मैं तुम्हें मज़ा सिखाऊँगा, तुमने हाउ डेयर यू, तुमने मुझे कहा क्यों ऐसे? तो ये जो है ना फेलियर आपको हम्बल बना रहा है। अभी आप ये ना देखो कि मैं जी सक्सेसफुल होता तो अभी मतलब मुझे मुबारकबादें मिल रही होती, मैं एन्जॉय कर रहा होता। ये ना ये चीज़ें बड़ी टेम्परेरी होती हैं। जिस दिन मैंने क्वालीफाई किया था, आई टोल्ड इन अ वीडियो कि हार्डली 2 दिन की खुशी होती है। मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को भी बता रही थी कि सिर्फ़ 2 दिन की खुशी थी। उसके बाद मुझे मुसलसल एंग्ज़ायटी रही कि मैं अपना इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, और जब लाहौर में मैंने 1 महीना लगा लिया, तो आई रियलाइज़्ड कि मेरी एंग्ज़ायटी यहाँ पे रह के बढ़ रही है। आई शुड गो बैक टू माय होम, आई शुड लिव विद माय किड्स, और जो होना है वो होके रहना है। मैं सारी अकेडमीज़ में भी अगर इंटरव्यूज़ के मॉक्स दे दूँ, अगर मेरी किस्मत में नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा। और मैंने उसके बाद आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, और मेरी रूममेट मुझे कहा करती थी कि राबिया तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ से जाके, क्योंकि उसको बहुत बाद में खाने-पीने की मुख्तलिफ चीज़ों के इश्यूज़ हुए, उसको एंग्ज़ायटी भी फ़ील होती थी, टेंशन भी होती थी। तो अल्टीमेटली आपकी जो आपको मिलना होता है, वो आपको मिल के रहेगा। चाहे आप टेम्परेरीली फेलियर फ़ेस कर रहे हो या आपको सक्सेस मिल रही है, यू नेवर नो कि एंड पे क्या है, बैक एंड पे क्या रखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैंने रेड-रेड डॉट्स लगाए हैं, तो देखो ये ना आपकी तैयारी का या आपकी लाइफ़ का कह लो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब आप रियलाइज़ करते हो मैंने कुछ बड़ा करना है। और आप वो करते-करते जो है ना उसको आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हो, बहुत सारे स्टेप्स ले लेते हो, आगे बढ़ जाते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी तैयारी नहीं शुरू करते, वो स्टार्टिंग पॉइंट से रियलाइज़ ही नहीं करते कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। वो बस ऐसे ही, अब आप में से बहुत सारे लोगों की ये मैसेज आए कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहती थी, तो लेकिन मेरा ये क्वालीफाई नहीं हुआ, और मुझे लगा कि मैं इस तरीके से ही आगे बढ़ सकती थी, मैं इस तरीके से ही लोगों की मदद कर सकती थी। अ, आप ये ना समझें कि अभी आप ज़ीरो पे आ गए हैं। आप ये समझें कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। एट लीस्ट आप अब ज़ीरो पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं खड़े, जहाँ पे वो लोग खड़े हैं, जो हो सकता है ऐज में आपसे बहुत ज़्यादा हों। अच्छा, फिर ना आपकी लाइफ में एक मिड लाइफ आती है, जहाँ पे आप स्ट्रगल्स कर रहे होते हो, जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि मैंने काश अपना कहीं से स्टार्ट ले लिया होता, मुझे कोई डायरेक्शन मिल गई होती है। और मैं स्टूडेंट्स के हवाले से मुझे कभी-कभी ये चीज़ फ़ील होती है, अपने हवाले से भी, और आस-पास भी मैं लोगों को देखती हूँ, फैमिली में भी लोगों को देखती हूँ। तो एक चीज़ मुझे ना पाकिस्तान में बहुत क्लियर नज़र आती है
कि हमारे बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिलती। हमारे बच्चों को स्किल्स भी सीखनी हो ना, तो उन्हें जब मिड लाइफ में जाके लाइफ की प्रॉब्लम्स पेश आती हैं ना 25 के बाद जाके, जब शादियाँ, घर बसाने या लाइफ के बड़े इश्यू सामने आते हैं, जब पता चलता है कि अम्मी-अब्बू ने मज़ीद खर्चा नहीं उठाना या डिग्री खत्म होगी तो अब क्या होगा? ये छोटी-छोटी चीज़ें, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप लेना है, उसके लिए पैसे नहीं कहीं से मिल रहे होते, तब जाके वो बेचारे सोचना शुरू करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें? क्या सोचें, क्या करें? और फिर जाके ढूँढते हैं कि कोई गाइडेंस मिल जाए, और फिर गाइडेंस मिलती है तो फिर वो मिड लाइफ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। उनका स्टार्टिंग पॉइंट लेट हो जाता है, और हम में से तकरीबन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुए, खुद मेरे साथ ऐसे हुए कि मुझे ये लगता था मुझे शुरू से डायरेक्शन नहीं मिली। मुझे हम में से हर बंदा ना, एक बच्चा जो होता है ना वो बड़ा इंक्विजिटिव होता है। तो अगर कोई भी आप स्किल उस बच्चे को सिखाना शुरू कर दो और प्रॉपर वे में, हमारे यहाँ ना तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, ना ऐसी जगह हैं जहाँ पे माँ-बाप बच्चों को भेज सकें स्किल सीखने के लिए। बच्चों के लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने तौर पे लोग इकट्ठे होके कुछ कर लें तो कर लें, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है इस तरह की फील्ड्स, जहाँ पे छोटी एज में जब बच्चों के पास टाइम बहुत फ्री होता है, जब दिमाग बहुत होता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें नहीं सिखाया जाता, हमें बुक्स नहीं दी जाती, हमें नहीं पता चलता। जिन लोगों को बचपन से बुक्स ही मिल जाती हैं ना, वो भी बड़ा कुछ कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं लाइफ में, एटलीस्ट अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अच्छा जी, फिर बंदा आता है अपनी प्राइम लाइफ में, यानी जब वो थोड़ा-थोड़ा सेटल हो जाता है, जो भी काम कारोबार था वो चल निकलता है, घर के डेली के खर्चों से ज़रा इंसान को रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो वो जो है ना सोचता है चैरिटी भी करे, और करते-करते बल्कि एक मेरी सीनियर कोलीग थी, तो वो कहा करती थी कि ज़िंदगी में ना सुकून कहीं भी नहीं है। मतलब मैं उनको कहती थी कि आपकी इतनी एज हो गई है, बच्चियाँ आपकी बिल्कुल, मतलब वो 20s में उनकी बेटियाँ थी 2, और मेडिकल कर रही थी, तो मेरी लाइफ़ मुझे यूँ लगता था कि बिल्कुल जंजाल बनी हुई है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करके आती थी उस कॉलेज में बहुत दूर से, और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक तो बिल्कुल न्यू बॉर्न था, और वही अब्दुल्ला, उसको प्रॉब्लम्स भी थे, तो मैं काफ़ी इन चीज़ों से ना हसल में होती थी, तो मैं उनसे कहती थी कि आपकी लाइफ़ तो बहुत मैम सेट हो गई है। तो वो कहती थी, "ना, ना भई, सेट सेट होने की बात ना करो। अभी तो मसले शुरू हुए हैं, अब मेरी बेटियों के रिश्तों से मैं इतना परेशान हूँ।" तो यही बात ना, कि आप जब प्राइम लाइफ़ में पहुँच जाते हो, जब घर वग़ैरह सेट हो जाते हैं, अपने नाम कुछ प्रॉपर्टी होती है, 1-2 प्लॉट हो जाते हैं, गाड़ियाँ हो जाती हैं, तब भी टेंशन्स होती हैं, फिर बच्चों की टेंशन्स होती हैं, उनके रिश्तों की आगे, उनकी प्रॉब्लम्स आगे, बच्चों के इश्यूज़ आपके सामने आने शुरू होते हैं। और जब ये सारा कुछ हो जाता है, उनकी आप शादियाँ कर दो और उस सारे झंझट से फ़ारिग हो जाओ, वो अपने आप को सँभाल सकते हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ़ मेमोरीज़ रह जाती हैं। और अब आप सीएसएस के पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर आपने ज़िंदगी इसी गम में गुज़ार दी कि मेरा सीएसएस नहीं हुआ, तो आपको मेमोरीज़ बनाने का टाइम कब और कहाँ मिला? अगर चलो सीएसएस छोड़ो, दौलत बनाने के पीछे आप भागते रहे, आप सारी ज़िंदगी काम, काम, काम ही करते रहे, तो आपके पास अच्छी मेमोरीज़ कहाँ से आएँगी? और अच्छी मेमोरीज़ में बंदा पागल हो जाता है। मतलब मैंने सीएसएस की तैयारी में ये देखा है कि आप बहुत ना रूड हो जाते हो लोगों से, आपका दिल नहीं करता। स्टिल मतलब आई डोंट फील कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू पीपल। ये तो यूट्यूब है जिस पे मैं बात कर लेती हूँ, या आप लोगों के जो कॉल्स या मैसेजेस आते हैं, उनका रिप्लाई मैं ज़रा ना वो कर लेती हूँ। लेकिन आम मैं अपनी लाइफ़ में ना काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई हूँ, बट समटाइम्स आई से टू माय हस्बैंड कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अंदर से इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, कि अब मेरा दिल ही नहीं करता किसी से बात करने को। और ये सारा उस वज़ह से कि जो एक कंटीन्यूअस फ़ेज़ था कि लोगों को अवॉइड करो, बहुत मतलब आपने और मैं मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा अवॉइड करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम वैसे ही बहुत मतलब सॉरी लिमिटेड था। तो ये चीज़ जो है ना आपसे मेमोरीज़ और फैमिली और जो है ना मुख्तलिफ इवेंट्स, ये चीज़ें आपके पास नहीं रहती। ऑल्दो के इवेंट्स को तो नहीं मैं कहूँगी अच्छी मेमोरीज़, लेकिन अच्छी मेमोरीज़ में ये भी तो आ सकता है ना कि आपके बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, और आप जो है वो पास चेयर बैठे और सुकून से आप बादलों को देख रहे हो, बारिश गिरती देख रहे हो। यानी वो सुकून के वो लम्हे जिसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके लाइफ़ को, चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो, खिलखिलाहटें और शरारतें और इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हो और उसको फ़ील कर रहे होते हो, एनर्जी ले रहे होते हो, वो मेमोरीज़ नहीं बनती आपकी। और करते-करते आपका एंड ऑफ लाइफ़ आ जाता है, जो कि सबका आता है। सो पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस टॉक इज़ कि फ़ियर को निकालें ज़हन से,
हाँ, होगी टेंशन, तकलीफ़ भी होगी, पिंच करेगी ये बात, बहुत बुरी तरह करेगी, बल्कि पिंच क्या दिल चीर के रख देगी ये चीज़ आपको कि मैंने कभी तैयारी की थी, लेकिन उससे बहुत बेहतर होगी जो आप हसरत से कहेंगे कि शौक तो बड़ा था, देखे नहीं देखा कभी पेपर, फलाँ ने दिया था, ये नहीं आप कहेंगे। अगर आप करेंगे मेरे जिस कॉलेज में मैं अब हूँ ना, तो प्रिंसिपल जिन्होंने हमें रिसीव किया जब हमारी ट्रांसफ़र हुई थी, वो उनके आखिरी दिन चल रहे थे रिटायरमेंट से पहले, मतलब वो आखिरी साल था। तो उन्होंने बताया था जब उनको पता चला, ऑब्वियसली मैंने उनसे साइन करवाने थे, एनओसी लेना था, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी सीएसएस किया था, क्वालिफ़ाई किया था, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हुई। और बाद में बहुत सारे लोगों से, एंड बिलीव मी, ही इज़ अ जेंटलमैन। मैं उनको, बल्कि मैं कहती भी होती थी कि सर, मैंने जेंटलमैन का वर्ड तो बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में सुना था, लेकिन मतलब मैंने ये जेंटलमैन ना सही मायनों में अब देखा है। वो इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी जब हम इस कॉलेज में आए। बहुत सारे, यानी एक वो होता है, एक मेल ईगो होती है शायद, बहुत सारे लोग नाराज़ थे कि इस कॉलेज में फीमेल्स क्यों मतलब आ रही हैं ट्रांसफ़र होके। अब ये बीएस था तो को एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है यहाँ पे, और मतलब यूनिवर्सिटी के साथ इनका एफ़िलिएशन है, तो फीमेल स्टाफ आएगा। तो बट मैनी पीपल वर अगेंस्ट दिस, लेकिन उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी। उनका ये जुमला था, जब हम आए अपने लेटर वगैरह साइन करवाने उनके पास, उन्होंने हमें बिठाया और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास 800 बच्ची है इस कॉलेज में। मैं खौफ खाता था कि कैसे उस 800 बच्ची का मैं फ़र्ज़ अदा कर सकता हूँ। अल्लाह ने मेरी बहनें यहाँ पे भेज दी हैं जो अब ये डील करेंगी फीमेल्स के साथ, जो इस कॉलेज में बच्चियाँ हैं उनके साथ। मेल्स के हवाले मैं नहीं कर सकता था ये इश्यूज़, जो बच्चियाँ कोई हैं या मसले मसाइल, 100 तरह की चीज़ें होती हैं जो फीमेल्स देख सकती हैं, बेहतर देख सकती हैं। और उन्होंने हमें इतना प्राउड फ़ील करवाया। फिर मतलब मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते थे, तो जो उनके सीनियर आते थे, वो बल्कि उनके जूनियर लग रहे होते थे। कोई भी बंदा आ जाता था ना ऊपर से, तो मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, बात करते ऐसी थी कि अगले बंदे को बात नहीं आ रही होती थी। जो मतलब सीएसपी है वो उनसे अच्छा नहीं बोल पा रहा होता था, जितना अच्छा वो बोलते थे। और ऐसी बात करते थे कि दिल खुश हो जाता है इंसान का ना। एंड ही टोल्ड मी वन्स कि मैंने सीएसएस की भी तीनों अटेम्प्ट्स दी थी और मैंने पीएमएस की भी तीनों अटेम्प्ट्स दी थी। तो बस अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त इस कॉलेज के प्रिंसिपलशिप में रखी थी। मेरी मतलब वैसे भी मतलब मुझे कभी उस चीज़ की फिर कमी नहीं महसूस हुई। लेकिन वो जो बातें करते थे, वो जो उनका अंदाज़ था, वो जो हम्बलनेस थी ना, अगर आई डोंट नो कि क्या होता, अगर तो ना कहे इंसान, लेकिन क्या होता अगर वो क्वालीफ़ाई कर जाते, नोबडी नोज़। लेकिन उन्होंने क्वालीफ़ाई नहीं किया, इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा हम्बल, लोगों की इज़्ज़त करने वाला बना दिया। सो बात जो है ना, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस रिज़ल्ट के साथ ना मतलब मेरी भी सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, क्योंकि ये वो पेपर था जो मुझे देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया था। अपने इश्यूज़ को लेके कुछ, हालाँकि अगर मैं चाहती तो बीइंग अ वेरी एक्टिव लेडी मैं शायद कर लेती उसको, लेकिन मैंने नहीं किया। और बस मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें अगर आप नहीं करते, उसका भी आपको रिग्रेट रहता है। सो बेहतर है कि अगर रिग्रेट अगर रहना है तो कर लो वो चीज़। ये नहीं सोचो, मेरे मतलब जो थिंक बिफोर गोइंग फॉर सीएसएस में भी मेरी बात का मतलब और क्रक्स यही था कि मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो। ये नहीं कहा था कि 2 ही ना, होता नहीं है, बिकॉज़ ये तो बड़ी फ़िज़ूल सी बात है कि मैं आपको कहूँ कि आप सीएसएस में जाओ ही ना, आप करो ही ना। मैंने इसके जो है ना और एस्पेक्ट्स मैंने लाइफ़ के देखे हैं ये पेपर दे के। सो आई वुड से कि इसमें कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तान अफ़ेयर्स को, करंट अफ़ेयर्स को लेके, जो तो हर बंदे को पता होनी चाहिए, हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। आप ज़रूर बैठो इस पेपर में, इसको बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें, आपको बुक्स पढ़ने पे ये चीज़ लगा देती है। और ये ना सोचो कि आगे क्या होगा, ज़रूरी नहीं होता, हर मुकाबला जीतना ज़रूरी नहीं होता। और बस दिस इज़ ऑल। फेलियर से डरें ना, घबराएँ ना इस चीज़ को। हाँ, अपने आप को टाइम दें। ये नहीं है, आप रोबोट नहीं हैं। ये जो आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं ना, ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट के दौरान की हुई सारी चीज़ें हैं। बिकॉज़ मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? सो आई ऑर्डर्ड सम पेंट्स और चीज़ें, और यूट्यूब से देख-देख के ना तो मैंने करना शुरू किया। और मेरे बच्चे चीख रहे होते थे तो मैं कमरा लॉक करके पेंटिंग कर रही होती थी, क्योंकि
मुझे यूँ लग रहा था कि मुझे अपना कुछ ना निकालना है, अपने ज़हन से ये चीज़ों को, इन बातों को निकालना है। बट दिस टाइम आई गॉट माय हैंड्स ऑन सम वेरी गुड बुक्स, और उस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो अब मैं वो पढ़ रही होती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल, मेरे ज़हन से ना कभी-कभी निकल ही जाता है कि सीएसएस क्या चीज़ थी। लेकिन वही बात कि कभी-कभी जब ये एहसास होता है, तो बुरा होता है, काफ़ी बुरा होता है, और बुरी-बुरी भी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली समझ आ गई है कि पेपर जैसे भी चेक हों, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, कहीं न कहीं आपकी हो जाती है सिलेक्शन, आप क्वालीफाई भी कर लेते हो कहीं न कहीं लाइफ़ में। अगर आप यानी बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हो ना, आप किसी और पेपर में, आप हो सकता है पीपीएससी को क्लियर कर लो। ऑल्दो कि वो पर्क्स और प्रिविलेजेस वो वाले नहीं हैं, बट इट्स फार बेटर देन एनी अदर थिंग जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन या लेक्चरशिप होती है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कहीं बेहतर है, बड़ा सुकून है, अगर आपको वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, उस पे भी कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये जो है ना, फ़ियर का जो एलिमेंट है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। फ़ियर होगा तो आप पढ़ोगे, लेकिन कुछ टाइम अपने आप को ज़रूर दो। जिनका नहीं क्वालीफाई हुआ, ठीक है? जिनका 2024 सर पे है, जिनका सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम सर पे है, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों देख रहे हो वीडियोज़ वग़ैरह यूट्यूब पे? आपको पता है, मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, सबसे पहला काम मैं कहती हूँ अपने इंस्टा डिलीट कर देती हूँ। यही वजह, कई लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करती इंस्टा पे, वो मैंने डिलीट की होती है, बिकॉज़ आई फर्मली बिलीव कि इंस्टाग्राम जो है ना, वो आपको डिप्रेस करती है। वो आपको, लोगों की, हर कोई तो सेलिब्रिटी होता है इंस्टा पे, तो वो आपको परेशान करती है। आपने इन चीज़ों में नहीं पड़ना। इवन आपने यूट्यूब पे मोटिवेशनल चीज़ें भी रात-रात भर ना देखा करो। अ, उम, बहुत नेगेटिविटी होती है, उसके बाद आपका ज़हन काम नहीं कर रहा होता। आप बस जुटे रहो, पढ़ाई करो, जब नहीं, मतलब वो जो होता है ना, आपको आप पढ़ाई का काम नहीं है, आपकी मसरूफ़ियत कोई भी नहीं है, फ्री हो और आपका दिल कर रहा है कि बस अच्छा कोई मोटिवेशनल चीज़ सुन लूँ, तो तब चाय का कप पकड़ो, और कोई ना कोई, मैं तो बिकॉज़ बीइंग अ मदर ऑफ 4 किड्स, तो मुझे कपड़े इस्त्री करते हुए मैं मोटिवेशनल चीज़ें जो है ना, हेडफ़ोन लगा के सुनती हूँ, ताकि साथ-साथ कुछ ना कुछ काम भी हो जाए। इतनी लग्ज़री होती नहीं है कि आप मोटिवेशनल वीडियोज़ भी सुकून तसल्ली से मोबाइल लेके बैठ के कर लो। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ॉस्ट नहीं कर दिया। वीडियो 22 मिनट से ऊपर चली गई है। सो सॉरी फॉर टेकिंग दिस मच लॉन्ग, लेकिन आपका डर भी तो निकालना है ना, आपके साथ अपना भी गम थोड़ा-सा बाहर निकालना है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।